अब हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस मेथड्स की, है ना। देखो, हमने प्रैक्टिस मेथड्स की एक वीडियो देख रखी है ना, पार्ट 1 है ना। अगर किसी ने देखा तो पहले वो देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ऑलराइट, अब ये इसका पार्ट 2 है। पहले क्या बताया गया था? पहले बताया गया था टाइम प्रैक्टिस के बारे में और अनटाइम प्रैक्टिस के बारे में, है ना, कि कैसे हम टाइमर लगा के, है ना, और स्टॉप वॉच लगा के पहले अपना टाइम ट्रैक कर सकते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग अपना जो भी हमको जिस भी लेवल की डिफिकल्टी चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम टाइमर सेट कर सकते हैं और फिर हम काम कर सकते हैं। ऑलराइट, तो पहले हमने देखा था कि अनटाइम प्रैक्टिस क्या होती है और टाइम प्रैक्टिस क्या होती है। और प्रैक्टिस मैं किस चीज़ को बोल रहा हूँ वो आपको पता होना चाहिए। मैं प्रैक्टिस बोल रहा हूँ उस फेज़ को जब आप चीज़ें सीख चुके हो, है ना, बस आप अप्लाई करने के लिए काम कर रहे हो। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली कि हम जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि हमसे प्रैक्टिस के दौरान, सुनना ध्यान से, प्रैक्टिस के दौरान या तो ऐसा होता है कि हमसे सवाल करेक्टली सॉल्व हो जाता है ना, करेक्टली सॉल्व हो जाता है, और हमसे हो सकता है सवाल इनकरेक्टली सॉल्व, ठीक है, मतलब सॉल्व हो गया, है ना, लेकिन पता चला हमने बोला AC लेकिन आंसर था AD, है ना, तो इनकरेक्टली सॉल्व हो गया, है ना। और ऐसे भी सवाल होते हैं जो कि सॉल्व ही नहीं हुए, वो हमसे क्या रह गया, वो हमसे अनसॉल्व रह गया, है ना। तो इन 3 कैटेगरीज में हम चीज़ों को डिवाइड करेंगे। हम देखेंगे कि इनमें से कोई भी एक केस हो जाता है अगर, तो हम क्या करेंगे। देखो, ऑब्वियसली अगर हमसे सवाल इनकरेक्टली सॉल्व होगा या अनसॉल्व रह जाएगा, है ना, तो हमें हो सकता है सॉल्यूशन देखने की ज़रूरत पड़े। अब बात यहाँ पे ये आती है कि सॉल्यूशंस को किस तरह से यूज़ करना है। सुना ध्यान से कि आपको सॉल्यूशंस को किस तरह से यूज़ करना है, ठीक है। सॉल्यूशंस को यूज़ करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे कोई चीज़ नहीं बनी, आपने पूरी थ्योरी पढ़ ली, है ना, आपने एग्जाम्पल्स कर लिए, फिर भी आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा, वो बहुत बड़ी बात है। लोगों को लगता है कि नहीं यार, अगर 80% 70% क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बाकी 20-30% रह गए तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं 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 नहीं, एक भी सवाल कैसे गलत रह गया, ये एक इशू होना चाहिए बहुत बड़ा, समझ रहे हो। एक भी सवाल कैसे गलत रह गया, मैंने थ्योरी पूरी पढ़ी ना, है ना, एग्जाम्पल भी करे, फिर भी सवाल नहीं बन रहा। आप ये मत देखो कि क्या 100 में से 70 हो गए, ये मत देखो। आप ये देखो, जब आप उन 30 को कर रहे थे तो वो 30 तो नहीं हुए ना। जब आप उनमें से किसी एक सवाल को कर रहे थे, वो एक सवाल तो नहीं हुआ ना। तो इसका मतलब पीछे कहीं हमारी प्रिपरेशन में कुछ कमी छूट गई है। ये कोई छोटा मैटर नहीं है, ये बहुत बड़ा मैटर है ना। लेकिन हम इसका बतंगड़ नहीं बनाएंगे, हम इसको वहीं सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, उन्हें ना फिलोसफीज सिखाई जाती हैं बहुत सारी बढ़िया बढ़िया, कि सॉल्यूशन मत देखा करो, खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, ये सब चीज़ें हैं, है ना। देखो क्या होता है, हर एक क्वेश्चन ना कुछ स्टेप्स से मिलकर बना होता है, ठीक है। सपोज स्टेप A, स्टेप B, स्टेप C, स्टेप D, ठीक है। इससे मिलके क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है XYZ W, इनसे मिलके बनाओ, ठीक है। अब मान लेते हैं ये आसान सवाल है, ठीक है। एक आसान सवाल में क्या करना होता है, सिर्फ अपने को 2 स्टेप लगाने होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। ऐसे ही 2-3 स्टेप लगाते हैं अपन नेट मैक्स, है ना। अब ये जो टफ क्वेश्चन है, ठीक है, उसके अंदर हो सकता है आपने 4 क्वेश्चन किए जिसके अंदर ये कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, है ना, और एक टफ क्वेश्चन है जिसके अंदर इनमें से 6 चीजें लग रही हैं, ABCD और XY, है ना। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो टफ क्वेश्चन होते हैं ना, जो आपको कॉम्प्लेक्स लगते हैं, जिनमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, है ना, वो क्वेश्चन जो होते हैं वो कहीं और से नहीं आए हैं, समझ रहे हो। वो इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट्स में थोड़ी सी फेरबदल करने से आए हैं, ठीक है। इन्हीं में थोड़े से PNC लगाने से आए हैं, ठीक है, थोड़े से परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन करने पे आए हैं। वो जो टफ क्वेश्चन है वो कहीं और से नहीं आया, इन्हीं को ABCD XY, इनमें से 6 चीज़ें 5-6 चीज़ें पकड़ के मिक्स कर दी और हो गया मुश्किल सवाल, है ना। ऐसा होता है। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, तो अगर हमें इनमें से कोई एक चीज़ नहीं आती, सपोज एक क्वेश्चन है इसमें A B C D और Z और W, ये स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। अब मान लो मुझे यहाँ पे C आता ही नहीं है, अगर आता ही नहीं मतलब मेरे को पता ही नहीं ऐसी कोई चीज़ होती है, सपोज ऐसा है, तो मुझे बताओ कि आप करते रहो ट्राई उस सवाल को अगले 5 मिनट तक, 10 मिनट तक, 15 मिनट तक, आपसे नहीं बनेगा। ये टाइम वेस्ट है। किसी एक क्वेश्चन पे 10-15-20 मिनट नहीं, इससे हमारा ना दिमाग बढ़ता है। अबे यार, ये क्या बात हुई। जब तुम्हें आता ही नहीं है तो सवाल नहीं होगा, तुम्हारा दिमाग तुम्हें बढ़ाना है, तुम जो कर लो, तुम्हें दिमाग बढ़ाना है या तुम्हें सवाल करना है, ये तुम देख लो, ठीक है।
और मैं तुम्हें ये बता दूं, बहुत साफ साफ बता दूं कि इससे दिमाग नहीं बढ़ता, ठीक है। अब इससे कंफ्यूज मत कर जाना कि आपने बोला था डिफिकल्ट सिचुएशन में ट्रेनिंग करते हैं तो दिमाग बढ़ता है, ऐसा कुछ होता है। वो होता है, लेकिन तुम्हें ये चीज आती ही नहीं है। सोच रहे हो आती ही नहीं। मान लो मैं तुम्हें रिलेट करवाता हूँ। मान लो तुम इनऑर्गेनिक का सवाल कर रहे हो, ठीक है, और तुम्हें कोई फैक्ट वाली चीज है और वो फैक्ट तुम्हें पता ही नहीं है। मान लो पता ही नहीं है और तुम उस सवाल पे 10-15 मिनट खर्च कर रहे हो। अब बताओ दिमाग बढ़ेगा? दिमाग बढ़ेगा? अबे यार कैसी बातें करते हो। अगर कोई चीज आती ही नहीं है तो उस पर टाइम बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है 15 मिनट में। इससे अच्छा है आके ये पढ़ लो। अगर आपसे कोई सवाल 10 मिनट तक, 15 मिनट तक, या जो भी जितने भी टाइम उसमें लगना चाहिए उससे ज्यादा अगर लग रहा है, बहुत ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब कुछ ऐसा है जो आपको नहीं आता। मुश्किल मतलब नहीं आता, है ना। तो जब नहीं आता तो पढ़ लो ना। मान लो बिना चैप्टर पढ़ाए मैं तुम्हें सवाल करने बैठा देता तो कैसा होता। उन 30 क्वेश्चन जो तुमसे नहीं बन रहे हैं, ठीक है, वो जो 30 क्वेश्चन है, उन 30 क्वेश्चन में तुम यही हरकत कर रहे हो। उनमें से ज्यादातर में तुम यही हरकत कर रहे हो कि कोई चीज ऐसी है जो तुम्हें नहीं आती, तुमने पढ़ी नहीं, या फिर तुम भूल चुके हो, या फिर क्वेश्चन में ऐसी चीजें दे रखी हैं जो कि थ्योरी के अंदर नहीं थी। कुछ ऐसे स्टेप्स हैं, कुछ एल्गोरिदम्स हैं जो जिनका तुम्हें क्लू नहीं लगता, ठीक है। हम यहाँ पे साइंटिस्ट बनने नहीं आए हैं। मुझे बताओ, मैथ्स ऑलरेडी बन चुकी है ना, इतनी सारी जितनी तुम्हारे जेई के सिलेबस में बन चुकी है ना, तुम क्यों बैठ के मैथ्स बनाते हो? मैथ्स बन चुकी है, उसको यूज कर लो। नहीं, हम ना, मेरे को ना कोऑर्डिनेट के फॉर्मूले याद करना पसंद नहीं है। मैं ना टेस्ट में जाके ना वहीं डिराइव कर लेता हूँ फटाफट। और तुम्हें लगता है स्मार्ट है? ये बहुत घटिया चीज है। अच्छी बात है कि तुम्हें आता है, लेकिन वही करते रहो। क्या सेंस बनता है? बिल्कुल सेंस नहीं बनता। तो पहले तुम मैथ्स बनाओगे फिर तुम पढ़ोगे। अबे यार मैथ्स बनाओ मत। मैथ्स किसी ने बना रखी है, पढ़ लो शांति से, नंबर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो बात यह है कि अगर इनमें से कोई चीज़ मिसिंग है तो पहले हमें वो चीज़ निपटानी है भैया जो मिसिंग है। पहले उसको जाओ स्टडी करो, फिर आओ अखाड़े में दोबारा से। प्रिपेयर तो कर दो पहले ठीक से। समझ रहे हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पे ऐसा होता है कि आपको क्या करना है। बेसिकली आपको कोई भी सवाल जो आपसे नहीं बन रहा, ठीक है, वो आपकी परसेप्शन में मुश्किल है, ठीक है, तो हमें क्या देखना है बेसिकली, हमें उसके बस ABCD क्या उसके एलिमेंट्री स्टेप्स हैं, बस हमको वो देख लेना है ना। तो वो देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादातर लोग सॉल्यूशन देखने से, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी फिलोसफीज भर रखी हैं लोगों ने, महान महान लोगों ने, है ना, कि नहीं आधे घंटे ट्राई करो, ये करो, वो करो, खुद से करो, एग्जाम में ये सब चीज़ें काम नहीं होती। अरे ये तुम बताओ, मैथ तुम पढ़ क्यों रहे हो? तुम्हारा इंटरेस्ट है मैथ्स में, तो फिर एक काम करो, बीटेक मत करना, मैथ्स में डिग्री करना, ठीक है। और अगर बीटेक करनी है, अगर आईआईटी से बीटेक करनी है, या जो भी करना है किसी भी ढंग के कॉलेज से, इंजीनियरिंग करनी है अगर, तो एक इंजीनियर को मैथ्स डराइव करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। अब इस बात को समझो कि आपको ये सब खुद से निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपको सॉल्यूशन से ये एक्सट्रैक्ट करना है कि भैया आपको सॉल्यूशन में पीछे जाके देखना है। अगर आपसे सबसे बुरा केस कि आपसे सॉल्व ही नहीं हुआ, ठीक है, बुरा केस ये आपसे सॉल्व ही नहीं हुआ, क्योंकि सॉल्व ही नहीं हुआ इसके बहुत सारे मतलब निकल सकते हैं। हो सकता है कॉन्सेप्ट नहीं आता, हो सकता है ये वीक है, वो वीक है, होता है हमने कुछ गड़बड़ कर दी, या हमने कुछ गलत समझ लिया, मिसअंडरस्टैंड कर लिया। ये बहुत खतरनाक है। तो जो चीज़ आपसे अनसॉल्व होती है ना, जो अनसॉल्व रह गई, वो अनसॉल्व ही रहनी चाहिए थी भैया। अगर आप अनसॉल्व कोई चीज़ आपसे रह जा रही है और फिर भी आपका आंसर किस तरह से आ गया, इसका मतलब वो गलत होगा और नेगेटिव मार्किंग मिल जाएगी। तो अनसॉल्व वाली चीज़ अच्छी बात है, अनसॉल्व रह गई, ठीक है। अच्छा वो सॉल्व होके उसका कुछ आंसर नहीं आया ठीक है, समझ रहे हो? अब देखो, अब अनसॉल्व है तो उसके बहुत इंप्लीकेशन हो सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, अनसॉल्व है तो मैं तुरंत सॉल्यूशन देखूंगा। अगर मैंने कुछ ट्राई किया, टाइम लग गया, सीधे सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में मुझे क्या देखना है बेसिकली, अनसॉल्व का मतलब ये तो नहीं है कि बिल्कुल पहला, मतलब पहला स्टेप भी नहीं हुआ, कुछ तो आप आगे बढ़ जाते हो। तो पहले तो ये देखो कि आपने क्वेश्चन को सही तरह समझा है कि नहीं, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज हम ये देखेंगे कि कौन से स्टेप पे हम अटके। ए हो गया सही, बी हो गया सही, एक्स पे आके मैं अटक गया, ठीक है। जहां पे आकर तुम अटक गए वहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ये मत सोचो क्वेश्चन पूरा चला गया, बोलो कि ए बी तो हो गया, एक्स पे मैं अटक गया।
तो यहाँ से लर्निंग मिलती है। ये लर्निंग को आपको सेव करके रखना चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप अलग नोटबुक बना सकते हो अपने क्वेश्चन से सीखने के लिए, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना उसके अंदर पूरा पूरा क्वेश्चन छाप के मत लिखना, सिर्फ वही पॉइंट लिखना जो आपने मिस कर दिया था। सिर्फ आपको ये देखने की जरूरत है कि क्या मैंने मिस कर दिया। पूरा सॉल्यूशन से सीखने की आपको जरूरत नहीं है, आपको ये देखना है कि मैंने क्या मिस कर दिया, एग्जैक्टली वही, बस और कुछ नहीं, ठीक है। एक बार आपको मिल गया मैंने क्या मिस कर दिया, एक बार एक्स हो गया तो क्या आप वाई भी देखोगे? नहीं, एक्स हो गया तो वापस आओ सवाल पे, एक्स हो गया ना, अब वापस आओ सवाल पे, वापस आ गए सवाल पे, अब खुद से जेड करने की कोशिश करो, सॉरी वाई करने की कोशिश करो। आता है तो करो, नहीं आ रहा फिर से सॉल्यूशन सीख लिया। अब अगली बार कभी ये आ जाए तो गलती नहीं होना चाहिए। पहली गलती माफ, दूसरी गलती पाप, ठीक है, दूसरी गलती पाप, एक गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, है ना। पहली गलती हो जाए कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि अगर मान लो ये आपको जो कॉन्सेप्ट नहीं आ रहे हैं, ये जो नहीं आ रहा, ठीक है, नहीं आया, है ना, ये वाली जो चीज़ है, अगर मान लो आप एक्स पे अटक गए, वाई पे अटक गए और ये चीज़ें इस टाइप की चीज़ें बार बार आ रही हैं, ठीक है, ये अगर सिमिलर टाइप की हैं, है ना, अगर ये बहुत रिपीट हो रही हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको उस टॉपिक को दोबारा पढ़ना चाहिए, आपको उस टॉपिक को दोबारा पढ़ना चाहिए, समझ रहे हो, उस टॉपिक को आपको रीस्टडी करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब जहाँ जहाँ पे बात आती है इनकरेक्टली की, तो आप यहाँ पे ये देखो कि मुझसे गलती कहाँ हो गई। पहले आप क्या देख रहे थे, पहले आप क्या देख रहे थे, अनसॉल्व में आप क्या देख रहे थे कि कौन सी चीज़ आपको नहीं आई, कौन से स्टेप पे आप अटक गए। यहाँ पे आप ये देखो कि आपने क्या गलती कर दी, गलती कहाँ पर है ये आपको देखना है, ठीक है, गलती कहाँ पर है एग्जैक्टली, सिर्फ वही पॉइंट करो। ध्यान रखना अनसॉल्व के केस में भी, इनकरेक्टली केस में भी, और हर केस में इनफैक्ट आपके पढ़ाई में आपको सिर्फ इंटरेस्ट होना चाहिए उस चीज़ में जो आपको चाहिए। अगर आप पूरी किताब का बोझ अपने सिर पे ले लोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। एग्जैक्टली वही जो मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए भैया, खत्म बात। मुझे बस इतना जानना है मेरी गलती कहाँ है। सॉल्यूशन में तुमने सॉल्यूशन खोला, वो अपनी कहानी सुनाने लगा सॉल्यूशन तुम्हें, सॉल्यूशन से बोलो भैया मुझे तेरी कहानी नहीं सुननी मुझे तेरी कहानी नहीं सुननी, मुझे सिर्फ ये जानना है मैं क्या गलत हूँ, मैंने क्या गलती कर दी। अपना सॉल्यूशन खोलो, ये आपके दिमाग में ही होगा इतना तो, ठीक है, और देखो, ठीक है, कि गलती कहाँ है, एग्जैक्टली पॉइंट आउट करो गलती कहाँ है ना। गलती कहाँ है तो करो ही करो, साथ में ये भी अपने आप से पूछो कि अबे गधे नालायक, क्यों ये तूने गलती कर दी, वाई, मैंने ये गलती क्यों करी। अब ये फिलॉसफी लेके मत चलना कि नहीं अरे एक दो गलती तो हो जाती है, सिली मिस्टेक तो होती जाती है, अरे तीन चार सिली मिस्टेक तो होती हैं। अरे कैसे हो यार तुम, अपनी मिस्टेक्स को तुम वो कर रहे हो, जस्टिफाई कर रहे हो अपनी गलतियों को। गलती मतलब समझ रहे हो क्या होता है, गलती मतलब गलत, इट्स रॉन्ग ठीक है, ठीक है, इट इज रॉन्ग टू डू रॉन्ग थिंग्स। अगर आप किसी सवाल को गलत कर रहे हो तो मैं ये नहीं बोलूँगा अरे कोई बात नहीं भाई सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, आगे जाओ प्रैक्टिस करो सही हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, अरे गलती है, ठीक है। वो अलग बात है कि हमें उस गलती पर अटकते नहीं रहना, लेकिन जब तुम रियलाइज करोगे कि गलती है तो उसको तुरंत सॉल्व करके आगे बढ़ोगे ना। गलती है रियलाइज करो, 2 मिनट में सॉल्व करो, आगे बढ़ो, ना उस पर अटकने की जरूरत, ना उसको इग्नोर करने की जरूरत, इतना टाइम नहीं है भैया जीवन में, है ना। अब करेक्टली अगर आपसे कोई सवाल हो जाता है तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, सिर्फ और सिर्फ आपको ये देखना है कि क्या कोई इम्प्रोवाइजेशन है। अब दोबारा सॉल्यूशन मत देखने लग जाना, ये देखना कि व्हाट इज देयर टू इम्प्रूव, ठीक है, व्हाट इज देयर टू इम्प्रूव। यहाँ पे आप क्या देखोगे, यहाँ पे आप इम्प्रूवमेंट देखोगे। हो सकता है उसके पास सॉल्यूशन में एक बहुत इनोवेटिव मेथड हो, ठीक है, इनोवेटिव मेथड हो, तो इनोवेटिव मेथड अगर आपको मिल गया तो आप क्या करोगे, उसको नोट करोगे, है ना। या फिर आपको मेथड, आपने मेथड की पहली लाइन पढ़ी, आपने कहा अरे नहीं नहीं मेरे को रोको, मैं ट्राई करूंगा इस मेथड से, स्ट्राइक कर गया मेरे को कुछ, है ना। तो ये आपको करना, आपको देखना है इंप्रूवमेंट क्या है। तो करेक्टली में आपको देखना है इंप्रूवमेंट क्या है, इनकरेक्टली में आपको क्या देखना है, गलती क्या है और क्यों है, क्यों, जनता जवाब चाहती है क्यों, ठीक है। अनसॉल्व में आप क्या देखोगे कि कौन सा स्टेप नहीं आया, ये नहीं कि सवाल नहीं आया, सवाल नहीं आया से कोई फायदा नहीं होगा, बता रहा हूँ, सवाल नहीं आया बोलोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, कौन से स्टेप पे अटके हो ये बोलोगे तो फायदा होगा, ठीक है। और अगर ऐसा रिपीटेडली हो रहा है तो उस टॉपिक को दोबारा पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब करेक्ट क्वेश्चन हो जाता है तो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह से आप सिर्फ वही सीख पाओगे जो आपको पहले से आता है, समझ रहे हो। प्रैक्टिस को आपको एक ग्रोथ की चीज बनानी है, सिर्फ एप्लीकेशन की नहीं, परफॉर्मेंस की नहीं, सिर्फ परफॉर्मेंस की नहीं। किसकी चीज होनी चाहिए प्रैक्टिस,
प्रिपरेशन वाली चीज़ होनी चाहिए। प्रैक्टिस करते वक्त आप अपग्रेड हो रहे हो, वो तो है ही, दिमाग में चीज़ें रिपीट हो रही हैं, वो तो है ही, रिपीटेशन से चीज़ें बेहतर याद होती हैं, है ना। प्रैक्टिस करके देखते हैं तो कंफर्टेबल हो जाते हैं, है ना, ये तो है ही। लेकिन साथ में आपको ग्रो भी तो करना है, आपको जो इम्प्रोवाइजेशन होंगे उस चीज़ के अंदर वो भी तो अपने साथ रखने हैं कि नहीं। कि आपसे जो पहली बार में गंदे से सॉल्यूशन से बन गया, गंदे से मेथड से आपने एक सवाल कर लिया, ठीक है, और आपने कहा नहीं चलो बस ठीक है नहीं 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 नहीं, ये बहुत बेकार चीज़ है। इम्प्रोवाइजेशन, जो मैंने सही किया उसमें भी मैं इम्प्रूवमेंट ढूंढूंगा। अगर आप इस तरह का एटीट्यूड बना लोगे कि जो मैंने सही किया उसमें भी मैं इम्प्रूवमेंट ढूंढूंगा, समझ रहे हो। अब लोग कहेंगे नहीं ये परफेक्शनिस्ट है, परफेक्शनिस्ट बेकार होते हैं। ये परफेक्शन नहीं है, ये ग्रोथ है। परफेक्शन मतलब कन्वर्जेंस, ग्रोथ मतलब डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस मतलब एक्सपोनेंशियल कर्व, समझ रहे हो, इस तरह के डाइवर्जेंस। ये परफेक्शन नहीं है, ये ग्रोथ है, ठीक है। अगर आप ये देखते हो कि नहीं 98 क्वेश्चन जो गलत हुए 99 गलत होने चाहिए, ये परफेक्शन है, ठीक है। ये परफेक्शन की तरफ जाना है, जो कि बहुत बहुत फ्रूटफुल बेनिफिट नहीं देगा आपको, ठीक है। लेकिन ग्रोथ क्या है, ग्रोथ ये है कि ये चीज़ मेरे से गलत हो गई, ये चीज़ सही होनी चाहिए, है ना। क्योंकि आज मुझे एक सवाल में गलत दिख रही है, कल 10 सवालों में यही चीज़ मुझे परेशान करेगी, है ना। तो वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ये ग्रोथ है। नहीं मेरा 99% सही होना चाहिए, ये परफेक्शन की तरफ जाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरा सही होना चाहिए, ये ग्रोथ है, समझ रहे हो। तो ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और सिग्मॉइड परफेक्शन अगर आपको नहीं पता सिग्मॉइड क्या है, गूगल सर्च कर लो। सिग्मॉइड एक कर्व होता है जो कि आपने देखा हुआ है, जेईई के सिलेबस में बहुत बार आता है, ठीक है ना ठीक है, तो सिग्मॉइड नहीं, एक्सपोनेंट, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि भाई ये जो प्रैक्टिस है, मतलब ये जो सॉल्यूशन है ना, ये सॉल्यूशंस कब देखने चाहिए। मतलब एक सवाल करूँ सॉल्यूशन देखूँ, एक सवाल करूँ सॉल्यूशन देखूँ, आप किसी भी तरह से कर सकते हो। लेकिन जो मैं जो बोलता हूँ एक अप्रोप्रिएट तरीका है, वो ये है कि आप अपने लिए कुछ क्वेश्चन सेट कर लो। जैसे सपोज आपने सेट कर लिए 20 से 30 क्वेश्चन, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल, कि आप पहले ये 20 से 30 क्वेश्चन का सेट निपटाओगे, फिर आप इन सबके सॉल्यूशन एक साथ देखोगे, ठीक है। टाइमर लगा के 20 से 30 क्वेश्चन आप ये निपटाओगे, फिर आप इनके सॉल्यूशन एक साथ देखोगे। मान लो ऐसा होता है, मान लो ऐसा होता है कि अगर आपने कोई आपने ना 20-30 नहीं, आपने 100 क्वेश्चन एक बार में करे, फिर आप उनके सॉल्यूशन देखोगे। तो ऐसे में क्या होता है, मान लो क्वेश्चन नंबर 10 पे कोई चीज़ थी, है ना, जो कि आपसे गलत हो गई। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना, ठीक है, कि किन नंबर ऑफ क्वेश्चन को करने के बाद हमको सॉल्यूशन देखने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब मान लो आप कर रहे थे 100 क्वेश्चन, और उसमें क्या हुआ, 10वें क्वेश्चन पे, 20वें क्वेश्चन पे, 25वें क्वेश्चन पे, ऐसे करके ऐसे टोटल 10 क्वेश्चन थे जहाँ पे एक ही कॉन्सेप्ट आ रहा था, एक ही कॉन्सेप्ट आ रहा था, और वो 10 के 10 आपसे गलत हो गए। आपको कब पता चलेगा, जब आप वो गलती 9 बार दोहरा चुके होगे। तब आपने पहली बार यहाँ पे एक गलती करी, ठीक है, पहली बार आपने यहाँ पे क्या किया, एक गलती करी, ठीक है। अब आप तो 100 क्वेश्चन करने के बाद सॉल्यूशन देखोगे, है ना, तो क्या होगा, आंसर भी आप तभी देखोगे, तो आपको पता ही नहीं चला कि आपकी यहाँ गलती थी। मान लो वही कॉन्सेप्ट जो आप गलत कर रहे थे बार बार, वो आपने 9 बार और प्रैक्टिस कर लिया। अरे वाह, तालियां बजनी चाहिए। आपने अपनी कमियों को 9 बार प्रैक्टिस कर लिया, बहुत बढ़िया। आपने अपने कॉन्सेप्ट को 10 बार प्रैक्टिस नहीं किया, आपने अपने मिसकॉन्सेप्शंस को 10 बार प्रैक्टिस कर लिया, समझ रहे हो। अब आप इसको सॉल्यूशन से, अगर मान लो आपने बाई चांस आप आंसर देख के आगे बढ़ गए और आपने कहा अरे नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन ये जो मिसकॉन्सेप्शन जो आपने 10 बार प्रैक्टिस किया है ना, ये आपके माइंड में बहुत अच्छी तरह से स्टोर्ड है, ध्यान रखना। और ये बिल्कुल सही समय पे निकलेगा, पेपर के दिन, समझ रहे हो, बिल्कुल सही समय पे निकलेगा। तो इस तरह की हरकतें नहीं करनी, इसलिए 100 क्वेश्चन करने के बाद आंसर सॉल्यूशन नहीं देखने हैं। 100 क्वेश्चन इज टू मच नंबर, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 20 to 30, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन योर लेवल ऑफ एक्यूरेसी और लेवल ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ 20 to 30 इज इनफ एट वन टाइम, ठीक है। 20 to 30 पहले क्वेश्चंस करो, फिर इनके सॉल्यूशन देखो, इम्प्रोवाइज करो, गलतियाँ ढूंढो, ठीक है। कुछ प्रिपरेशन कर सकते हो और टॉपिक पढ़ सकते हो, ठीक है, तो पढ़ो, है ना। फिर उसके बाद अगले सेट पे आओ, ठीक है, फिर आओ नेक्स्ट सेट पे, समझ गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको किस नंबर ऑफ क्वेश्चन को करने के बाद आपको सॉल्यूशन देखना चाहिए और फिर नेक्स्ट सेट पे आना चाहिए। ऑलराइट, तो ये था अपना पार्ट 2,
है ना। ऐसे और भी पार्ट आएंगे, ठीक है, पता नहीं कितने, 3 4 5 6, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, बहुत ध्यान रखना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी, सॉल्यूशन कैसे देखने हैं। लोग सॉल्यूशन गलत तरह से देख लेते हैं, उससे गलत चीज़ें इंटरप्रेट कर लेते हैं, और ज़्यादातर लोग होते हैं सॉल्यूशन देखते देखते ही नहीं है ना। दोनों में से कोई चीज़ सही नहीं है, बेकार चीज़ है, नूब लेवल चीज़ है ना। प्रो लेवल है उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, उसके कोर में जाना, ठीक है। कि मैं अगर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो जब आप सवाल के मेथड्स इम्प्रोवाइज कर रहे हो, जब आप क्वेश्चंस करने के मेथड्स इम्प्रोवाइज कर रहे हो, तो पढ़ाई के मेथड इम्प्रोवाइज क्यों नहीं कर रहे भाई, समझ रहे हो। लेकिन अब आपने पार्ट 2 देख लिए, है ना, अब आपने पार्ट 2 देख लिए, तो अब आप इम्प्रोवाइज करोगे, ऑलराइट। इम्प्रोवाइज करते रहना, अपना ड्रिल मत भूलना, रिचुअल मत भूलना, ठीक है। कि आपको क्या करना है, कमेंट करना है अपनी लैंग्वेज में आपने जो कुछ भी सीखा। ये वीडियो 20 मिनट की थी, इसमें आपने बहुत कुछ सीखा, तो मुझे लंबे लंबे कमेंट्स दिखने चाहिए, समझ रहे हो, कम से कम 5 लाइन्स के, ठीक है, 5 लाइनों के कमेंट तो दिखने ही चाहिए, ठीक है, और लंबे दिखने चाहिए। जितना आप इस चीज़ को खुद से बोलोगे ना, आपने सुना होगा कि 90% ब्रेन का रिटेंशन, यानी कि मैक्सिमम रिटेंशन तब रहता है अपने माइंड में चीज़ों का, जब हम उन चीज़ों को एक बार इंस्ट्रक्ट कर चुके होते हैं, डिस्क्राइब कर चुके होते हैं, या टीच कर चुके होते हैं, या प्रीच कर चुके होते हैं, ठीक है। तो आपको ना टीच करना है ना प्रीच करना है, आपको बस डिस्क्राइब करना है कि मैंने क्या सीखा। किसको डिस्क्राइब करना है, किसको करोगे डिस्क्राइब, कौन है डिस्क्राइब करने को, किसी को नहीं करना, ठीक है। हवा में कर दो, मुझे कर दो, ठीक है। मुझे कर दो, ठीक है, कमेंट में, ऑलराइट। और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको बिल्कुल शेयर करना, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उन्हें भी इसकी ज़रूरत है, ठीक है। जब जब ऐसा होता है कि जब 2 3 4 लोग, मुझे कोई अच्छी चीज़ मिलती थी ना, तो सबसे पता है मैं क्या, सबसे पहले क्या करता था, मैं उसको शेयर करता था अपने 5 6 लोगों के साथ, जो भी मेरे 5 6 दोस्त हैं, उनके साथ मैं शेयर करता था तुरंत, ठीक है। ताकि क्या होगा, जब वो इस चीज़ को सीखेंगे, वो भी सेम चीज़ कर रहे होंगे, मैं भी सेम चीज़ कर रहा हूँ, अगर मैं वो चीज़ करना बंद कर दूँ बाय चांस, अगर मैं वो चीज़ करना बंद कर दूँ, तो वो लोग वो चीज़ करेंगे, ले देके फिर मैं भी करूँगा। करनी पड़ेगी। है ना, करना ही पड़ेगा। ये बताओ 5 6 दोस्त कर रहे हैं, और तुम ही ने बताया है उनको करने के लिए, ठीक है, और तुम ही ना करो, ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये अपने लिए एक सेफ नेट बनाने की टेक्निक होती है। कोई बढ़िया चीज़ पता चले, है ना, तुरंत शेयर कर दो, ठीक है, तुरंत फैला दो। इससे क्या होगा, अपनी एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन बन जाएगा अपने लिए ही, कि हम ही गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर हम केयरफुल नहीं रहते तो भी हम सही चीज़ करेंगे, है ना। ये होती है स्मार्ट स्ट्रेटेजी, ठीक है। लेकिन लोगों को लगता है कि अगर वो शेयर कर देंगे तो उससे कंपटीशन घट जाएगा। अरे यार, 10 दोस्त मिलके 10 दोस्त मिलके बस अपना एक एक नंबर बढ़ा लो, एक एक नंबर बढ़ा लो, सबकी रैंक 100 100 बढ़ जाएगी। समझ रहे हो। तो उसमें कंपटीशन वाली बात कहाँ से आई। अगर 10 दोस्त मिलके ग्रुप स्टडी करके उन्होंने एक एक नंबर भी बढ़ा लिया, अपना एक एक नंबर का भी बेनिफिट कर लिया, तो वो 100 100 रैंक ऊपर चले जाएंगे। तो आपस में कंपटीशन वाली तो कोई बात ही नहीं है, कोई बात नहीं है आपस में कंपटीशन वाली। आप इम्प्रूव कर जाओगे, उल्टा कंपटीशन में नीचे नहीं आओगे आप किसी की हेल्प करके, किसी को अच्छी चीज़ें शेयर करके, आप ऊपर जाओगे उल्टा, ठीक है। तो ये स्मार्टनेस है। ज़्यादातर लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी है।